Okay. Good morning, good afternoon, students. आज पहले let's wait for other students to join in. I hope आज आपकी attendance ठीक होगी, like not like the last few classes. Okay, in the last class we were studying about your catalyst, the second unit that we were studying. Okay, so catalyst के केस में एक brief review दिया था कि क्या-क्या excuse me for this runny nose today. I have it, so just excuse me for that. Okay. So in the last class we were talking about मैंने अच्छा combustion से related कुछ numericals दिए थे, तो I hope all of you have gone through them. जो एक solution था उसके ऊपर mention किया था कि किस type के questions में कौन सा laws use करना है, ठीक है, Avogadro's law use करना है, combined gas law use करना है. So there were different laws which were to be used. So they have been mentioned over your solution, जो solution वाला PDF है उसमें, for you to understand. अच्छा Excuse me मैम. हाँ जी हाँ बोलो बेटा. मैम जो कंबशन पे न्यूमेरिकल्स है मैम मतलब वैसे ही करने ना पहले जैसे अगर C4H6 दे रखा है तो उसको मतलब उसकी इक्वेशन लिखनी है. हाँ हाँ राइट. उसके बाद फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. हाँ उसको ऑक्सीजन के निकालने मोल्स के फिर उसके बाद फिर सारे जो ऑक्सीजन के उनको ऐड कर देना है और जो ऑक्सीजन गिवन है उसको माइनस करना है. हाँ एग्जैक्टली ठीक है. ठीक है अब मतलब हम स्टेप्स पूरे लिख के दिखाने हैं ये हाँ जब आप पेपर जैसे में. जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिया है इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अभी क्या है, अभी तो आप जैसे लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड. ये न्यूमेरिकल था. So let me just go to this particular slide. ठीक है, जैसे ये एक न्यूमेरिकल था. तो अभी क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन में अभी पता नहीं है ना कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में क्या सिचुएशन है, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे या फिर ऑफलाइन हो जाएंगे, यू डोंट हैव दैट आइडिया. सो अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, तो एट दैट टाइम यू माइट नॉट बी हैविंग दैट दिस पर्टिकुलर चार्ट विद यू. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन. और उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात होती है, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आपसे ऑक्सीजन थ्योरेटिकली पूछी जाती है, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस टेबल 1. अगर वेट के टर्म्स में बात होती है तो मोलर मास को कंसिडर करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो यू आर राइट that we have to calculate the theoretical value, deduct the amount of oxygen present in the fuel, and get the net oxygen required. बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नेट ऑक्सीजन तो हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, रियल लाइफ सिचुएशंस में ऑक्सीजन तो सप्लाई करते नहीं है, ठीक है, एयर ही सप्लाई करते हैं बर्निंग के लिए. तो कितनी एयर सप्लाई की जाए कि उतनी ऑक्सीजन है, उसके लिए यू हैव टू यूज दैट कन्वर्जन फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप. हाँ हाँ कौन स्टूडेंट बोल रहा था, बताओ अगर इसके आगे आपका कोई डाउट है तो. मैम क्लियर हो गया. कार्तिक. क्लियर हो गया. कुछ और तो नहीं पूछना. कार्तिक राइट, कार्तिक वाज स्पीकिंग. मैं बस यही पूछा था. उसके बाद फिर जैसे वेट ऑफ एयर निकालना है तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू 100/23. हाँ राइट. ठीक है. और मैम जैसे वो जो अपॉन में 23 होता है वो चेंज भी होता है या वो फिक्स्ड है? नहीं वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप मतलब ये थ्योरेटिकली गिवन है कि 100 ग्राम से 100% एयर है, तो उसमें ग्राम्स की टर्म्स में ऑक्सीजन 23 ग्राम्स है. और वॉल्यूम की टर्म्स में जब वेट की बात करते हैं, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो इट्स 21 मीटर क्यूब. यूनिट का डिफरेंस है, तो वो हमें कंसिडर करना होगा. और ये वैल्यूज फिक्स्ड है, ये कन्वर्जन फैक्टर फिक्स्ड है. ठीक है. ओके मैम, क्योंकि एक क्वेश्चन में ना 20 दे रखा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि 20 से करना है कंसीडर. नहीं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा, मतलब देखो आर्बिट्रेरीली उन्होंने कुछ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया होगा 20 बिटवीन 20 to 21. तो जो बुक कंसिडर कर रहे हैं उसमें
100 by 21 ही है, बिकॉज ये तो हमने बहुत बार साइंस की बुक्स में पढ़ा ही है कि 21% होती है, बट अगर उसी को अगर कन्वर्जन करके वेट में कर दोगे तो इट बिकम्स 23। तो ये है, और सॉल्व इसी तरीके से करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स कई बार 5 से 6 नंबर का आ जाता है। और स्टूडेंट्स असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं जो कि लास्ट में काउंट होते हैं, जितने आपने, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर का एज फार एज आई नो 4 to 5 असाइनमेंट थे, तो उनके मार्क्स कंसिडर हुए थे। सो एनी मतलब जिसने पूरे सबमिट किए थे, सारे सबमिट किए थे, उसको फुल मार्क्स दिए थे। तो अभी आप गूगल क्लासरूम पे वो लिंक बनाओगे क्या फिर इसका? लिंक बना दूंगी मैं, अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हो तो आई विल शेयर यू एन ईमेल आईडी ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को गूगल क्लासरूम से कुछ है या नहीं कर पा रहे हैं अटैच फॉर सम रीजन, तो आई विल शेयर माय ईमेल आईडी ऑन व्हाट्सएप टुडे, उस पे आप अपलोड करके ईमेल भेज। हेलो गाइस, चाय पी लो। खाओगे? आई एम सबमिटिंग द रिपोर्ट बिकॉज अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है सबमिट द रिपोर्ट, ठीक है हम लोग के पास, तो आई हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। तो स्टूडेंट्स जो भी आगे शेयर कर रहे हैं इन लिंक्स को, वो आगे शेयर नहीं करें प्लीज़, मेंटेन द डेकोरम, और आपस में ही रखो, आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो। अच्छा, आज अटेंडेंस क्यों कम है? सेक्शन सी में भी कम थी, ओनली 19 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन। क्या कुछ आप लोगों का कुछ मैम फ्रेशर्स है आज। यस मैम। ओके, सो यू ऑल 19 आप लोग नहीं गए? नहीं मैम। नो मैम। ओके, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं गए तो क्लास अच्छे से कर लेते हैं, अगर नहीं गए हो तो चलो ठीक है। तो कंबशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? असाइनमेंट सबमिट कर देना पॉजिटिवली तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और सब लोग हैंड रिटन देना और स्क्रीनशॉट या पीडीएफ बना के। हाँ मैम, वो असाइनमेंट में बस वही क्वेश्चन है, ये जो आपने न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो भी उसी में लिख कर देने? न्यूमेरिकल्स ट्यूटोरियल के फॉर्म में आएंगे बाद में, तो अभी ये असाइनमेंट है, तो जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं के ही आंसर्स लिखने हैं, और ओटो हॉफमैन में और बॉम्ब्स और बॉयज कैलोरीमीटर का स्कीमेटिक ड्रॉ करना है, कॉपी पेस्ट करके स्क्रीनशॉट नहीं लगाना है, यू हैव टू शीट्स पे करना है ना मैम? हाँ शीट्स पे करना है, हाँ शीट्स पे करना है। ओके मैम। ठीक है, तो पीडीएफ बना के ईमेल आईडी पे अपलोड कर देना। मैम लास्ट डेट क्या है सबमिशन की? लास्ट डेट तो क्या था, 5th था ना, 5th Feb। ओके मैम। है ना, मैंने मेंशन तो किया था, आई माई सेल्फ फॉरगॉट इट। रुको, हाँ 5th वाज द लास्ट डे। सो चलो अभी के लिए डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करके क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कैटालिसिस की। हाँ बोलो, कोई बोला बीच में। मैम वो यूनिट 2 में जो है वो दो चैप्टर फेज रूल का और कैटलिस्ट वाला, तो आपने फेज रूल वाला नहीं करवाया? नहीं करवाया नहीं है, करवाएंगे, ऑर्डर इज डिफरेंट, जैसे बाकी सेक्शंस में करवा रहे हैं वैसे ही करवाएंगे। तो फेज रूल कैटालिसिस के बाद करवाएंगे, ठीक है? मतलब फेज रूल करना है हमें भी? हाँ हाँ, जो यूनिट्स आपके सिलेबस में है वो सारी यूनिट्स डॉट टू डॉट कवर होंगी विद एवरी पॉइंट गिवन इन द सिलेबस, और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए जाएंगे, तो उसकी आप चिंता मत करो। बस जो टेक्स्ट वगैरह दिया है उसके लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बाकी सिलेबस भी। एग्जाम्स पे तो अभी कुछ आया नहीं ना, और ये भी पता नहीं है कि ऑफलाइन मोड है या ऑनलाइन है, वी डोंट नो अबाउट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो प्रिपेयर कर लेते हैं, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तो किसी को डाउट नहीं है, मैं स्टार्ट कर दूं? ओके, चलो कैटालिसिस की बात कर लेते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कैटालिसिस इन द लास्ट क्लास, और उसमें 2-3 टर्म्स के बारे में था। कैटलिस्ट इज बेसिकली अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल विच हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहुँच गए थे, ठीक है? वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस, और the one that is performing is called your catalyst. So it lowers your activation energy. We discussed about this particular graph. So this was a kinetic energy graph of percentage of molecules. तो इसमें जो red region है, that is telling you the amount or the percentage of molecules. अगर इसका area under the curve निकालेंगे तो हमें number of molecules मिल जाएंगी जिसके की पास threshold
इससे ज्यादा मैम? एनर्जी है। हाँ, मैम आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही मैम। स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, बट इट्स शेयर्ड ऑन माय साइड। ओके, आई विल डू दैट अगेन। मेरे साइड से तो दिख रहा था, अभी हुई? यस मैम, प्रोसेसिंग हो रही है। चलो लेट्स जस्ट वेट, हो गई स्टार्ट आई होप। हाँ, हुआ, आया? नो मैम, अभी नहीं आया। What happened? Okay, अभी 20, what should I do? यहाँ से तो कुछ नेटवर्क दिख रहा इश्यू है। होएगा मैम लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है भाई, आज हो भी रहा है सुबह से कुछ पावर और ये सब ना। स्टूडेंट्स नेटवर्क इशू ही है। देखो लेट मी फिर मैम बाद में रीस्टार्ट। करना है। नहीं नहीं, बाद में नहीं करना, अभी रिस्टार्ट करते हैं। कनेक्टिंग में मैम का भी फोन आ रहा है, शायद नेटवर्क इशू ही है। जस्ट अ सेकेंड। Started screen sharing वाला मैसेज आ रहा है। स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग मैसेज आ रहा है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। पूरा क्लास का टेम्पो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है ये नेटवर्क और ये स्क्रीन शेयरिंग जूम इश्यूज आने से। Hi guys, welcome back to our new vlog guys. Today, hello guys, we are in the America bro. हेलो, कैन यू ऑल हियर मी नाउ? एटलीस्ट आवाज आ रही है? अच्छा, मैंने ना आपके साथ ग्रुप पे शेयर करी है पीपीटी। ओके मैम। उसको उसको अपने कंप्यूटर पे खोलो। इफ द स्क्रीन इज नॉट वर्किंग वी विल डू दिस ऑन दिस वे। अपनी स्क्रीन पे जस्ट स्टार्ट इट एंड आई नंबर द स्लाइड एंड ऑल। इस तरीके से कर लेंगे हम। कैमरा तो चल ही रहा है, ठीक है। सो सब लोग खोल लिए, ग्रुप पे देखो, अभी शेयर करिए पीपीटी। मैम 1 सेकंड। हाँ, ठीक है। Else share the screen if it's not possible from your side. नहीं खुल रही है? It's opening. I'm saying that let someone else share the screen if it's not opening May I from your share, ma'am? side. अरे नहीं नहीं, अपने उस पे व्हाट्सएप पे देखो। तुम लोग खोलते रहो, मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? अदरवाइज पूरी क्लास ऐसी चली जाएगी। I just hope कि ये चल गया हो, ठीक है। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, सो इन द लास्ट क्लास आई वाज टॉकिंग अबाउट थ्रेशोल्ड एनर्जी का जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में कोई भी आपसे कुछ डेफिनेशन या कुछ भी पूछते हैं तो यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ। इट्स नॉट गिवन इन योर सुनीता रजनी बुक, इट्स
it's given in a different way, but you can draw this graph also. Okay, so this particular area which is shaded in red gives you the amount of molecules having threshold energy. Threshold energy क्या होती है? Threshold energy is the minimum amount of energy. I repeat, threshold energy is the minimum amount of energy which is required for a reaction to take place. Minimum energy required for a reaction to take place. So you can draw this diagram. This is the 100% of molecules. So normal conditions में normal STP पे normal अगर लैब में कोई दो पर्टिकुलर कंपाउंड्स रखे हुए हैं, अगर उनको मिक्स करें and they are not having this particular minimum amount of kinetic energy, because हम रिएक्शन की बात करते हैं, जब भी कोई रिएक्शन होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसका बेसिस है कोलिजन, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन की बात करें, जब भी किसी रिएक्शन की बात करी जाती है तो रिएक्शन से रिलेटेड तीन चीजें हैं समरी में। द फर्स्ट थिंग इज केमिकल रिएक्शन की बात है, तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हैज थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज कोलिजन, सेकंड इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। Okay, so collisions lead to reactions, but these collisions lead to reactions only when there is minimum amount of energy or minimum amount of energy, which is also called as a threshold energy. So ideal conditions में when we are not using a catalyst, the threshold energy is very high. Okay, the energy, this is your energy diagram and this is your reaction. So when we talk about from product reactions to products, the products से ये reactions है, this particular energy is very high, but whenever we add a catalyst to that particular reaction से products तक जाने की journey में if we add a catalyst, what is the task of the catalyst? Is to reduce this energy, reduce the amount of energy. This is your activation energy. So ये आपका reduce कर देता है ये catalyst. So this is the task of your catalyst. So without catalyst, the energy required for any activated complex, this is your activated complex. So energy required by any reactant to reach to its product is very high when a catalyst is not used, but if a catalyst is used, the energy decreases. Okay, so this was about your activation energy. Concept of activation energy says, we have already done this, most of the molecules have much less kinetic energy to have such collisions. Therefore, excess energy is required for the reactant molecules to change in your product, which is called your activation energy. So we were talking about this graph in the last class. तो दो एग्जाम्पल्स थे। अगर इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है, सो यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर थ्योरी एंड यू कैन राइट द एग्जाम्पल। तो H2O2 का जब भी ब्रेक डाउन होगा विदाउट कैटलिस्ट, so the amount of energy that is required is 76 kilojoules per mole, but whenever this particular reaction, conversion of H2O2 or decomposition of H2O2 decomposes into water and oxygen, ठीक है। तो H2O2 के decomposition में इसको बैलेंस कर लेना। तो whenever no catalyst is used, the energy is 76 kilojoules per mole. But if the catalyst is used, the energy reduces to your 57 kilojoules per mole. And what is the catalyst used? Catalyst used is your iodine. तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। इसकी रिएक्शन आगे भी दी है मैंने, ठीक है।
Enzymes are biological catalysts, and this helps in increasing the reaction rate to the factor of 10 raised to the power 12. Now let's go to the conceptual part, the graphical part. ठीक है, ये potential energy of the molecules है. Now, and this is your graph of potential energy versus the process of reaction. So what do you see in this particular graph? The energy of the reactants is low, but the catalyst helps you to achieve that particular activated complex है यहाँ पे transition state है. So from 0 to the amount of energy required to convert into product is your threshold energy. ये जो यहाँ पे मिडिल में मार्क किया हुआ है, this is your threshold energy. ठीक है, पहले तो ये threshold energy का ग्राफ देख लो. उसके बाद रिएक्शन से प्रोडक्ट तक जाने के बीच की जर्नी में जहां पे मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन योर रिएक्टेंट्स एंड योर प्रोडक्ट्स. ठीक है, उसके बाद ऑन द लेफ्ट हैंड साइड EA फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन एंड द EB ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. ये स्टूडेंट्स तब मेंशन करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर रिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके केस में यू कैन मेंशन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, ये EA फॉरवर्ड एंड EA बैकवर्ड. ठीक है, अब ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया. अब इसमें यहाँ पे एक डेल्टा H दिया हुआ है. ठीक है, डेल्टा H इज नेगेटिव. So what do you mean by delta H negative? Is the energy coming out of the system or energy going into the system? I'm going. It's going into the system. Are you sure? Negative and Ma'am, it's exothermic going Yes, out exothermic. of the system, Out, so yes, it's ma'am. Going visible. out of the system. Right. तो ये जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या अपने कॉन्सेप्ट के समझने के लिए, the difference between the threshold energy and the activation energy of the reactant, this is your energy of, बताओ, this is the energy released during the reaction. reactant to products तक जाने में जो energy release हुई है. ठीक है, ग्राफ देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ होगा तो जो डेल्टा H है दैट विल बी ऑन द साइड ऑफ योर प्रोडक्ट. ठीक है, बट अगर एंडोथर्मिक होगा तो रिएक्टेंट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ग्राफ विल बी रिवर्सिंग. नेक्स्ट ग्राफ में जाते हैं, समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डेल्टा H कहाँ पे है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय योर exothermic reaction है, so energy is getting released. This particular graph is similar to this graph. Can you see that the energy difference on the side of the products is higher, the delta H of this particular region, this is higher in case of exothermic reactions. But जो endothermic reactions है उनमें the reactant की energy is marked at much lower place than the product. दोनों को समझ लीजिए. ये आपका रिएक्शन है, यहाँ पे रिस्पेक्ट मार्क की प्रोडक्ट. ठीक है, हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर एक्सोथर्मिक ग्राफ. ये एनर्जी है ना, दिस एनर्जी इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, एनर्जी का ग्राफ है, ये रिएक्शन का प्रोसेस है. The total energy from the graph is 0 or from this particular base to your threshold energy. इतना होना चाहिए to reach to a activated complex. What is activated complex? Activated complex is a transition state between your reactants and products. और activated complex की दो theories हैं, homogeneous catalysis के basis पे और हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बेसिस पे. तो वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स पे करेंगे, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे. तो एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स के केस में डेल्टा H इज हायर. इन सी दैट प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे लो है.
अगर यहाँ से मार्क करेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी इज ऑन द लोअर साइड और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इनटू द सिस्टम बाय द रिएक्शन, ठीक है। दिस इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। So in case of exothermic reaction, the energy of any product would be lower in comparison to reactant, but this particular case will get reversed in case of endothermic. ये exothermic है जहाँ पे कि product की energy is lower in comparison to your reactant, but जब हम endothermic की बात करेंगे तो ग्राफ देखने से ही we can assume कि जो रिएक्शन है उसको एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो एंडोथर्मिक केस में द प्रोडक्ट इज एट अ हायर एनर्जी एंड द रिएक्टेंट इज एट अ लोअर एनर्जी, ठीक है। तो अगर दोनों ग्राफ आ जाए एंड यू हैव टू जस्ट हिस्टोरिकली डिफाइन और जस्ट फिगर आउट कि ये एक एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है और ये एक एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से देखने से दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एनर्जी देखने से ही यू शुड फिगर आउट कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। इफ द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर दैन द रिएक्टेंट, इट मीन्स द सिस्टम नीड्स एनर्जी, एज यू कैन सी इट इन द ग्राफ, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द शेयरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लाइड 7 जहाँ पे कि दोनों एनर्जीज का कंपैरिजन है, ठीक है। दोनों टाइप ऑफ रिएक्शंस के एक्टिवेशन एनर्जी का कंपैरिजन है। So just by looking at the graph, one should be able to figure out whether we are talking about an endothermic reaction or an exothermic reaction. So in case of exothermic reaction, the products are having a lower energy in comparison to your reactants, whereas in case of endothermic reaction, जो reactant है वो उसका energy कम होगा in comparison to product. तो product तक पहुंचने के लिए you need to have a higher amount of energy to be given to the system, to the reaction, ठीक है। So ये दोनों एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ का डिफरेंस है कि एक्सोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट इज हैविंग लोअर एनर्जी और प्रोडक्ट इज हैविंग लोअर एनर्जी, एंड एंडोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट इज हैविंग अ लोअर एनर्जी। सो व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक activation reactions ka activation energy, draw these graphs, okay। So this is all about your activation energy। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन मूव टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ। इससे ज़्यादा आपके इसमें सिलेबस में एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर हम केमिकल कैटालिसिस की बात करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ डेरिवेशंस, बट बिकॉज यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि आप ग्राफ देख के यू कैन फिगर आउट कि कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी है, वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये आप चेक कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ। सो one in which the product is having lower energy is your exothermic one, and one in which the reactant is having lower energy is your endothermic one, ठीक है। So this was about your activation energy and your catalyst. So let me just revise it. So what is activation energy? Activation energy is the excess amount of energy or the energy difference between the threshold energy and the energy of the reactant, यानी कि जो reactant की energy है और जितनी energy required है for a reaction to complete, उसका जो difference है is your activation energy. What is the task of catalyst? Catalyst's task is to reduce that activation energy, जो कि ideally ज़्यादा होती, but catalyst is helping you reduce it. The graphs you can draw this graph, and for endothermic you can draw endothermic and exothermic, you can draw these two particular graphs, okay। So दोनों के बीच में difference क्या है? Exo के case में product is having a lower energy because the product is releasing the energy, whereas endo के case में the reactant is having lower energy, so we have to give energy to the reactant to reach the threshold value, okay, to change into product। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब प्रोडक्ट्स जो है कैटलिस्ट जो है उसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है
कुछ types है which we have to consider. So major characteristics of a catalyst are, let's just discuss. There are 7-8 points and different equations given relative to that. So for the first characteristics, I am talking about slide number 9. Students, I am talking about slide number 9, characteristics of a catalyst. So the first characteristic is a catalyst remains unchanged in mass and composition at the end of the reaction. So we all know that the function of a catalyst is to reduce the activation energy, but it does not change the mass and the composition, but its mass and composition does not change at the end of the reaction. So what is the example of one such reaction? Manganese oxide used to catalyze decomposition of potassium chlorate. This is potassium chlorate. This particular KClO3 is potassium chlorate. When it reacts with manganese oxides, it gives you potassium permanganate, chlorine, and oxygen. This particular potassium permanganate further decomposes into potassium manganate. This K2MnO4 is potassium manganate. Take a paper and a pen and just write it down. K2MnO4 is potassium manganate. We get MnO2 and oxygen. Now K2MnO4 or potassium manganate reacts with chlorine to give you KCl and your catalyst is retrieved back. So whenever you write, I want to add it to your knowledge कि जब भी आप characteristics of catalyst की बात करेंगे, so you are going to write these particular reactions. आप लोगों को library card मिल गए? Hello? मैम दैट डिपेंड्स कि आप कॉलेज जाके कलेक्ट कर सकते हो बुक्स. अच्छा, तो किसी ने फिर सुनीता रतन वाली बुक अभी ली नहीं है, I assume. Ma'am, I have that book. I have bought from shop. Okay, you have bought that book. Okay, students, अपने if it's possible for you to come to college and get your books, so I think library में available है ये सुनीता रतन वाली book. You can get it for your reference. So this particular equation explains about the the first characteristic, that the mass and the composition is unchanged. So we started with MnO2, manganese Excuse me, oxide. Yes, please. Do we also have to buy some sample papers? No, that's not required. I don't think so. Okay, I would only suggest you to come to the library and get a book if possible for any of you. I understand कि traveling अभी मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए, but जो भी आके ले सकते हैं वो ले लें, because we are talking about कुछ reactions हैं, जैसे कि अभी I have mentioned one reaction, but there are few other reactions which are there in your book, so you can refer to the book and choose whatever reaction you want. It's not that कि जो slide में लिखा है वही लिखना है. Go through the book and choose that reaction, whichever example you want to use. That's why I mentioned the book. Okay, so a catalyst remains unchanged in mass and composition at the end of the reaction. This is understood by this potassium chlorate changing into potassium chloride by using MnO2 or manganese oxide. The next reaction that we talk, the next characteristic is that a small amount of catalyst is sufficient to alter the rate of the reaction. Since the catalyst is not used up in the chemical reaction, a small amount is sufficient to change it into product. For example, Friedel-Crafts reaction. In Friedel-Crafts reaction, anhydrous aluminum chloride functions as a catalyst effectively if present to the extent of 30% of benzene, of mass of benzene. So what do? We react benzene with C2H5Cl. C2H5Cl is ethyl chloride, and this particular ethyl chloride, what is it given? It's given, बताओ कोई nomenclature बताओ भाई. Ethyl benzene. Okay, C6H5, C2H5 is your ethyl benzene. So whenever benzene reacts with your ethyl chloride in the presence of aluminium chloride, we get ethyl benzene and HCl. So इस particular reaction का example यहाँ पे क्यों दिया? यहाँ पे इसलिए दिया because this particular reaction tells you about the amount of catalyst that is sufficient for reaction. जैसे कि 30% of the mass of benzene is sufficient to convert your benzene into ethyl benzene.
So this is your second characteristic. The third characteristic is slide number 11. Catalyst is specific in function. A particular substance can act as a catalyst in a particular reaction only. So एक example दिया है. अगर आपको ये statement अगर मतलब exam में लिखना है, so you need to support your statement with an example. Okay. So catalysts are specific in action, ये पता है. Enzymes are specific in action. Enzymes जो होते हैं वो बहुत particular होते हैं किसी भी particular reaction के लिए. Enzyme kinetics जब पढ़ेंगे तब हम enzyme के examples discuss करेंगे. So catalysts are specific in action, ये statement तो लिख दिया, but you need to support that with an example, and the example is of potassium chlorate changing into KCl in the presence of manganese oxide. So this particular manganese oxide only reacts with potassium chlorate and not potassium perchlorate, which is your KClO4. Okay, so you need to support your statement with an example. So you can write this particular equation, which is your potassium chlorate changing into KCl in the presence of manganese oxide, and this manganese oxide does not react with potassium perchlorate. So this tells you about the specificity of a catalyst. Slide number 12, characteristics of catalyst. Point number 4, nature of product is unaltered by the presence of catalyst. कुछ examples, I'm talking about point number 4. कुछ examples ऐसे हैं chemical reactions के जिसमें कि catalyst आप use करो या मत करो, ठीक है, whether you use a catalyst or whether you do not use a catalyst, तो product same ही आता है. तो उसका अगर क्या example है, उसका example है, first example is your formation of ammonia. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर रेशियो में रिएक्ट करके अमोनिया ही बनाते हैं. There is no other product formed when a nitrogen and hydrogen reacts to form ammonia. और इसमें अगर आप catalyst use करो या मत करो, it doesn't matter. Okay, so this is one example, and the next example is of sulfur dioxide reacting with oxygen. So no matter what ratio you use or whether you use a catalyst or not, it will always give you sulfur dioxide. Okay. So the nature of products is unaltered by the presence of catalyst. So these are two examples of nature of products unaltered by your catalyst. ठीक है. एक और, on the contrary, there are chemical reactions which alter the nature of products. और जहाँ पे कि examples मिलते हैं कि products change हो जाते हैं अगर catalyst change करते हो तो. So what is the example? The example is of carbon monoxide reacting with hydrogen. तो जब nickel catalyst as a catalyst use होगा, so we are getting methane. When copper is used as a catalyst, we get formaldehyde. When zinc and this Cr2O3 is used, what do we get? We get methyl alcohol, CH3OH. Okay. So ये एक जैसे कि बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी कैटलिस्ट के, यू नीड टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज अनअल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो उसमें अमोनिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड का एग्जांपल है. बट लार्जली कैटलिस्ट पे डिपेंड करते हैं, तो वी आर ऑल्सो गिविंग अनदर स्टेटमेंट विच इज योर ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर केमिकल रिएक्शंस विच आर अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट. और इसमें 3 एग्जांपल्स यू कैन पुट इन. जैसे कि निकल है, तो निकल के केस में इफ निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर, सो राइट दीस पर्टिकुलर reaction. Okay, the fifth reaction point is catalyst does not alter the position of equilibrium in a reversible reaction. Okay, catalyst helps in I'm talking about slide number 13, point number 5. Catalyst helps in reaching the equilibrium faster as it increases the rate of both forward and backward reaction, but does not change the concentration of reactants. This is important on conceptual basis also and from examination point of view. Catalyst क्या काम करता है? Catalyst सिर्फ rate of reaction बढ़ाता है, equilibrium को achieve करने में help करता है, faster achieve करने में help करता है, but reactants or products की concentration on both the sides of the equilibrium
ये चेंज नहीं करता, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिमेन्स कांस्टेंट एंड द कैटलिस्ट वर्क्स फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट की, टू पुट दीज इन, ओके, ठीक है। जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट का, उसका वो है कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, ओके। तो इसमें एक कंट्रोवर्सी है स्टूडेंट्स, इसमें आई एम टॉकिंग अबाउट स्लाइड नंबर 14, पॉइंट नंबर 6, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। तो इसमें एक कंट्रोवर्सी है, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट ये पॉसिबल नहीं है या दे डू नॉट एग्री विद इट। सो दे हैव गिवन वन एग्जांपल एंड द एग्जांपल इज अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग एंड लॉरी, ठीक है। एक साइंटिस्ट है ओस्वाल्ड, देयर आर 2 साइंटिस्ट। पॉइंट नंबर 6, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 6। कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है, बट देयर आर 2 साइंटिस्ट। दिस वाज अबाउट ब्रॉन्स्टेड, let me just take the name, yeah, Ostwald said that it does not react. There are 2 other scientists, Armstrong and Lowry, who have a different observation. According to them, what did they do? They took dry H2O, dry hydrogen and dry oxygen. Dry. Okay, can you just see the board? Yeah. So these 2 people, they took dry oxygen and dry hydrogen. What did they do? They kept this hydrogen and oxygen in a dry state for a very long time, for a lot of years. But these 2 gases did not change into H2O. Okay, for some years they kept it like that. But क्या हुआ, तो H2O में change नहीं हुआ. So what did they do? They added some amount of water to this particular dose, and what, तो उनको लिक्विड में वाटर मिल गया. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दीज 2 साइंटिस्ट, इफ यू कीप ड्राई हाइड्रोजन एंड ड्राई ऑक्सीजन in their own state for very long period of time, तो वाटर नहीं बनता, ठीक है. बट अगर उसमें थोड़ा सा लिक्विड वाटर डाल दो तो तुरंत वो वाटर में चेंज हो जाता है. बट other scientists do not believe into it. They say कि अगर आप उसको ज़्यादा टाइम देते तो वो शायद over the years, millions of years, वो वाटर में चेंज हो सकता था. So this is a controversial statement. You don't need to write the example of this particular thing, but I wrote it just to explain it to you. कि 2 साइंटिस्ट ने इस टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था, but other people don't agree to it. So catalysts work in an optimum temperature. A catalyst works most efficiently at a particular temperature, which is called your optimum temperature. Okay, आप सभी लोगों के लिए, for all 24 of you, there is one question related to slide number 14, point number 7. If we talk about enzymes, so enzymes का optimum temperature क्या है? बताओ जल्दी से सब लोग. इंटरैक्टिव करते क्लास, वैसे भी स्टूडेंट्स कम है आज. एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? चलो, ह्यूमन बॉडी में एंजाइम्स 35 डिग्री सर. कितना? 35 37 कह रहा हूँ. 37. Okay. One should keep this in mind when we talk about enzymes of human body. The optimum temperature is 37 degrees Celsius. So for different catalysts and for different animals or species, the enzymes or the optimum temperature working from them is different. So basically, जिस particular temperature पे highest efficiency आती है of conversion of reactants into products is your optimum temperature for that catalyst. ठीक है. Catalytic promoters वो chemicals या वो compounds हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बट कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देते हैं.
So one such example is your formation of ammonia by Haber's process, जहाँ पे कि iron is the catalyst, whereas molybdenum is your catalytic promoter. It increases the activity of your iron. So you can give this particular example. Next point है, ninth point है surface area का. Catalyst should possess high surface area for efficient reaction progress, for which finely divided powders can be used. तो एक क्वेश्चन है, एक क्यूब का सरफेस एरिया ज्यादा है या फिर स्मॉलर, उसी क्यूब से स्मॉलर क्यूब्स अगर बना दें उनका सरफेस एरिया ज्यादा है? एक पर्टिकुलर क्यूब है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्यूब है बड़ा सा, ठीक है, ये क्यूब है विच इज गॉट अ डायमीटर बेस. इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या इसमें से और सारे बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स निकाल देंगे उनका सरफेस एरिया ज्यादा है? चलो आई लास्ट इन द एंड ऑफ द क्लास सोचना इसमें, इस बारे में, ठीक है. So there are two types of catalysis. The first type of catalysis is your homogeneous catalysis. The second type of catalysis is your heterogeneous catalysis. ठीक है. Catalyst की properties, unit 2 की catalyst की catalysis में first term is your threshold energy, second is your activation energy. Next comes your characteristics. Characteristics, there are 7-8 characteristics which I mentioned just now. And now comes the types of processes. The first process is your homogeneous, second is your heterogeneous. So when we talk about homogeneous, the name itself says homo. Okay. So in what terms it's same? It's same in the terms of phase. ठीक है. होमोजेनस कैटालिसिस के केस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट्स, आई रिपीट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है. अगर वो गैस है तो दोनों ही गैस है, अगर लिक्विड है तो दोनों ही लिक्विड है. ठीक है. सो द कैटलिस्ट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्रोसेस. द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर होमोजेनस थ्योरी, कैटालिसिस की थ्योरी कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. There are more than one steps involved in the reaction. This type of catalysis occurs in gaseous as well as liquid phase. So homogeneous catalysis दो तरीके से हो सकती है. First is your gaseous phase, second is your liquid phase. और दोनों के केसेस में catalyst और reactant same phase में होते हैं. So there are 3 examples I have given to you on the slide. So I'll discuss about one such example of gaseous phase. Decomposition of acetaldehyde with iodine as a catalyst. So what is happening? This acetaldehyde is taken as a vapor. Iodine is in the form of vapor. What we get as a product is methane, which is a gas, carbon monoxide, which is a gas, and we get iodine vapor back. So you can, when you are talking about homogeneous catalysis and we are talking about the liquid phase and your gaseous phase, you can give these reactions as examples. These are your examples. The second example is carbon monoxide reacting with oxygen in the presence of this NO. Okay. So what do we get? Carbon dioxide. And what is the phase? The phase is gaseous in all the 3 cases. You can just see in this particular is also gas, this is gas, and this is also a gas. So when we talk about homogeneous catalysis, you can give the examples of these equations or these reactions. The last one is your sulfur dioxide reacting with vapor, water vapor and oxygen in the presence of this NO and giving you sulfuric acid. So all these reactants, your catalyst is in a gaseous phase. So whenever the types of catalysis comes and your gaseous phase and liquid phase के examples आपको देने हैं, तो कोई भी 2 reactions लिख करके या 3 reactions लिख करके you can support your answer by mentioning whether the reactant is a gas or a liquid and what products you get. Okay. So homogeneous catalysis liquid phase में भी होती है.
लिक्विड फेज के रिएक्शंस के एग्जांपल्स ये हैं। लिक्विड फेज का मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो भी लिक्विड फेज में है या लिक्विड है, और जो कैटलिस्ट है वो भी लिक्विड है। सो व्हाट वी हैव टेकन दिस एस्टर, and this ester is reacting with water in the presence of acid or alkali and giving you acetic acid, okay, and ethyl alcohol. So all the reactants on your products are in your liquid phase, and this supports your answer, which is your homogeneous catalysis in a liquid phase. तो इस टाइप से आप रिएक्शंस लिख करके एग्जाम्पल्स से अपना आंसर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसको स्टडी कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज योर ग्लूकोज, दिस इज सुक्रोज रिएक्टिंग विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड गिविंग यू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस टाइप के आइसोमर्स हैं? मैम आप बाद में कर ले मैम, टाइम हो गया, क्लास भी लेट शुरू हुई थी। तो मैम फिर नेक्स्ट क्लास भी तो लेनी है मैम, दूसरी भी तो होगी टाइम से शुरू। दूसरी अभी कोई आया नहीं है, जब कोई आ जाएगा तब मैं जाऊंगी, ठीक है मैम? हाँ बोलो। मैम, इज